Welcome back. This is the last video of this chapter. In this video, we will discuss on positive contribution of British rule and some states of Indian economy on the eve of independence. So we are starting our first topic, which is positive contribution of British rule. We have 5 points here: self-sufficient food grain production, means of transportation, check on famines, shift to monetary economy, effective administrative सेटअप। तो पढ़ लेते हैं इसको यहाँ ध्यान से। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसको सही ढंग से याद कीजिएगा इस टॉपिक को। तो पहला पॉइंट क्या है, शिफ्ट हम कर गए किससे, सब्सटेंशियल फार्मिंग से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की ओर। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हम जो पहले सब्सटेंशियल फार्मिंग करते थे उससे हमने धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट किया कॉमर्शियल फार्मिंग की ओर, जिस वजह से हमने फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली और प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया पहले के मुकाबले। जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस था वो भी बेटर हुआ ब्रिटिशर के आने की वजह से। उन्होंने रोड्स एंड रेलवेज बनाया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रैपिड ग्रोथ हुआ और हमें नई अपॉर्चुनिटी मिली इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ के अंदर। कंट्रोल कर पाए हम फेमाइंस पे। रोड फैसिलिटी होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होने की वजह से फूड ग्रेन को हम रैपिडली उस एरिया तक पहुंचा पाए जहां पे आपदाएं आई और इस वजह से हमें उस समय काफ़ी मदद मिली। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे आता है। उसके बाद हमने बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम की ओर शिफ्ट किया। मोस्टली हिंदुस्तान ब्रिटिशर से पहले बार्टर सिस्टम में डील किया करता था, लेकिन ब्रिटिशर के आने की वजह से एक मॉनेटरी सिस्टम स्टैब्लिश हुआ और उसकी तरफ हम शिफ्ट कर गए। ब्रिटिशर ने एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ छोड़ा वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारा अच्छा हो गया। इसके बाद हमने एक नए सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया इसके बाद। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं कि हम सब्सटेंशियल फार्मिंग से कॉमर्शियल की ओर मूव कर गए। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमें इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ में हेल्प मिली। हमने कंट्रोल किया आपदाओं को, जिस वजह से हमारा ग्रोथ पॉसिबल हुआ। बार्टर सिस्टम से हम मॉनेटरी इकोनॉमी को शिफ्ट कर गए। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमारे यहाँ पर मिला हमें। अब हम स्टेट्स और करेक्टर देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सबसे पहली चीज़ बताई गई है करेक्टर में इंडियन इकोनॉमी की, वो कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी एक कॉलोनियल इकोनॉमी की तरह काम किया उसने। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें 2 इकोनॉमी के पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। एक इकोनॉमी होती है रूरल इकोनॉमी होती है, दूसरी इसकी कॉलोनी बनाई जाती है। और जो कॉलोनी इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी के लिए फीडर की तरह काम करती है। तो साफ हमने पढ़ा था पहले भी कि इंडियन इकोनॉमी ने ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए एक फीडर इकोनॉमी की तरह काम किया इस जगह पे। इसकी वजह से हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान से चला गया और हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसने कॉमर्शलाइजेशन हिंदुस्तान में इनकरेज किया, हिंदुस्तान में इंडस्ट्री को बढ़ने नहीं दिया और इसका पूरा इम्पैक्ट हिंदुस्तान के आने वाले फ्यूचर पे साफ देखा गया। हिंदुस्तान का सिस्टम ही बदल गया पूरा का पूरा। दूसरा जो करेक्टर है वो है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के होने का। इंडियन इकोनॉमी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई, यानी इसमें फ्यूडल भी रहा और कैपिटलिस्ट टर्म दोनों इस्तेमाल किया गया इस जगह पे। हमने साफ पढ़ा है जमींदारी सिस्टम के अंदर एक नए करेक्टर, एक नए क्लासेस को यहाँ जन्म दिया गया फ्यूडल रिलेशन के अंदर, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के अंदर, जिसमें एक बहुत क्रूअल सिस्टम था जिसने पूरे सिस्टम के अंदर हाई रेट ऑफ लगान की वजह से एक पूरी इकोनॉमी, पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर का सत्यानाश कर दिया, उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल डाउन कर दिया। वहीं दूसरी ओर कैपिटलिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से 2 क्लासेस और बन गए इस जगह पे, कैपिटलिस्ट और लेबर का, यानी ऑनर और उसके अंदर काम करने वाले लेबर का। नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी का वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी की ओर इशारा करता है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है स्लो रेट की इकोनॉमी, जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो रहा है। इस साफ देखा जा सकता है कि लेस देन 2% यहाँ हाईलाइट किया गया ग्रोथ रेट के अंदर, पर कैपिटल इनकम के अंदर। और हमने बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट पढ़े जो साफ इशारा करती है कि इंडियन इकोनॉमी उस समय एक बैकवर्ड इकोनॉमी की ओर इशारा करती थी।
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देख ले तो वो काफ़ी लो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख ले तो वो काफ़ी लो रहा है, वहाँ तो सिस्टम भी पूरा चेंज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया उस एरिया के अंदर। तो ये सभी जो पॉइंट है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उस समय वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह रही। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, पर कैपिटा इनकम भी लो रहा, ट्रेडिशनल मेथड एग्रीकल्चर के इस्तेमाल किए गए, हाई रेट हमें देखने को मिले बर्थ में और डेथ के अंदर, जो साफ इशारा है कि इकोनॉमी के अंदर फैसिलिटी नहीं है मेडिकल किसी किस्म की, और एक मास लेवल ऑफ इलिटरेसी देखी गई इकोनॉमी के अंदर। ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी इशारा कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह काउंट की गई उस समय। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट बताया गया है वो है डेप्लीटेड इकोनॉमी। किसी किस्म के नए फिजिकल एसेट को अरेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी मौजूद थे सिस्टम उनका एक एक्सेस यूज़ हुआ, और उस वजह से इकोनॉमी बढ़ने की जगह इकोनॉमी में डिप्लेशन या हमें डिप्रिसिएशन देखने को यह जगह पे मिला। लास्ट पॉइंट है एम्प्यूटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपने इकोनॉमी को बांट दिया, आपने उसको तोड़ दिया, उस एरिया को बिल्कुल अलग अलग कर दिया, उसके पार्ट्स को आपने उससे अलग कर दिया। हमें जैसे पहले ही पता है कि पढ़ते भी आए लगाता है कि ब्रिटिशर ने हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया इस जगह पे। उसने डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के तहत में हिंदुस्तान को उसके रिलीजन, उसके कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, हर एक बात पे डिवाइड किया, जिसको हम आज तक महसूस कर पाते हैं उसके उस चीज़ को। हिंदुस्तान ने इसका सबसे बड़ा खामियाजा उस समय उठाया कि जोग्राफिकल इकोनॉमिकल, इससे हिंदुस्तान को काफ़ी लॉस हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी के दौरान हिंदुस्तान को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया जोग्राफिकल बेस पर, एक इंडिया एक पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ा खामियाजा रहा उस चीज़ में। दूसरा, पार्टीशन की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली उसके बाद में 1947 के बाद और आज़ादी के बाद। दैट मीन्स एक प्रॉब्लम आई रिहैबिलिटेशन में, लार्ज नंबर रेफ्यूजी आ गए इस जगह पाकिस्तान से, जिन्हें हमें रिहैबिलिटेट करना पड़ा। उसमें डेफिनेटली इकोनॉमिकल एंड जोग्राफिकल एरिया सोर्स लगते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने पहले बताया आपको कि वो दो एरिया जो जूट प्रोडक्शन में और कॉटन प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा माने जाने वाले एरिया थे। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में या एग्रीकल्चर की बात करें, बहुत अच्छा वहाँ पे ग्रोथ होता उस एरिया से, हमें या बेनिफिट मिलता हमारी इकोनॉमी में आज, लेकिन वो सभी हिंदुस्तान से अलग कर दिए गए। तो ये सभी फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑन दी ऑफ इंडिपेंडेंस जो बताया गया है इस जगह पे। तो क्या क्या बताया गया आपको? एक तो कॉलोनी इकोनॉमी की बात की गई है, दूसरा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी की बात की गई है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा गया इसे, बैकवर्ड इकोनॉमी कहा गया उस दौरान, डेप्लीटेड इकोनॉमी रही, उस यानी बढ़ने की जगह इकोनॉमी डाउन हो गई, घट गई इस जगह पे, और इस इकोनॉमी में एम्प्यूटेड इकोनॉमी कहा गया, यानी इसको डिवाइड कर दिया गया उस जगह। तो ये सभी हमने कंटेंट पढ़ लिए हैं। इससे पहले हमने सारे कंटेंट को बहुत ही डीपली पढ़ा है। यही चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।